नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज हमारे रडार पर एक और बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। वो कंपनी जिसके पिछले कई दिनों से सीएनबीसी आवाज पे लगातार चर्चा हो रही है और मेरे ख्याल से पिछले 9 दिनों से लगातार अपर सर्किट पे ये काउंटर लॉक्ड है। मैं बात कर रहा हूं आईडीबीआई बैंक की, और इस बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा सर आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जो तमाम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आईडीबीआई बैंक में, उसको लेकर सर से डिटेल साथ साथ ध्यान रखें। हमारे साथ गाबा सर होंगे कुछ देर बाद और उनसे जानेंगे कि हम लोग मार्केट्स का मूड कैसा है, चाल कैसी है, आगे का आउटलुक कैसा है, और साथ में फिर आईडीबीआई बैंक पे एक फंडामेंटल कॉल आगे लेकर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप लोग नजर डालिए। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत हफ्ते दर हफ्ते बरकरार। मार्केट्स के दौरान 52.3% लोगों ने देखा आवाज। शाम के प्राइम टाइम में 54.9% लोग देखते हैं सीएनबीसी आवाज। जोश में आए मार्केट्स के बुल्स। करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 10,500 के पार 9 मार्च के बाद सबसे ऊपरी स्तर छुए। तेजी में रिलायंस, इंफोसिस, एचडीएफसी का सबसे ज्यादा योगदान। रिफॉर्म्स की पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े रेलवे शेयर। प्रोडक्शन यूनिट के कॉर्पोरेटाइजेशन पर सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर से 10 से 15% भागे आरवीएनएल और टेक्समैक और रेल। आवाज का जैकपॉट शेयर राइट्स भी इंट्राडे में 10% से ज्यादा उछला। आईडीबीआई बैंक में जारी है बुल रन। लगातार 9 दिनों की तेजी में 55% से ज्यादा भागा शेयर। बैंक में हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया तेज होने की आवाज ने दी थी सबसे पहले खबर। कल के खिलाड़ी आज सेगमेंट में निवेशकों की हुई जोरदार कमाई। बुधवार को 20% दौड़ने के बाद आज फिर 15% तक उछला नेलकास्ट। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी खरीदारी की सलाह। पंड्या का फंडा जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी 11% से ज्यादा उछला। और कोरोना के चलते भारत में लॉकडाउन 1 के 100 दिन हुए पूरे। देश में कोरोना के मामलों की संख्या 6 लाख के पार निकली। अगले कुछ दिनों में रूस से ज्यादा हो सकते हैं भारत में मरीज। और रूस से ज्यादा भारत में मरीजों का मतलब है कि हम तीसरे पायदान पे, जिस रेस में कोई आगे नहीं रहना चाहता, उस रेस में हम तीसरे पायदान में। इस समय भारत में टोटल नंबर ऑफ केसेस के लिहाज से देशों की रैंकिंग करी जाए तो हम चौथे पायदान पे खड़े हैं। और जिस गति से भारत में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, मोटा मोटी कैलकुलेशन कहता है कि इस वीकेंड में ही हम रूस को पछाड़ देंगे और रूस के ऊपर पहुंचते हुए हम तीसरा पायदान लेते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ ये पैंडेमिक का इम्पैक्ट और नंबर ऑफ केसेस जो 24 आवर्स के हिसाब से रन रेट चल रहा है, लगातार बढ़ता ही चले जा रहा है। चलिए, एक गावा सर, आपने चार्ट पे अपने आप प्लॉट करते रहते हो क्या रोज आप? हालात स्थिति खराब होती चली जा रही है क्या? हाँ, वैसा ही है स्थिति, तो वैसे ही है, कुछ घबराने की बात नहीं है। बढ़ रहे हैं केसेस, स्लो रेट में बढ़ रहे हैं, 3% के करीब बढ़ रहे हैं रेट, और डेथ भी बहुत कम है, कंट्रोल में है, लेकिन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन यस बढ़ रहे हैं। ये वो ऐसा वाला है, आईटी कंपनीज कहती है ना, जब बताना नहीं चाहती कि तेजी है कि मंदी, तो बोलती हैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। गावा साहब भी कह रहे हैं कोई घबराने, बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की, गावा सर घर पे बैठे हुए हैं तो घबरा नहीं रहे, इधर टेंशन बड़ी रहती है, और गावा साहब बोलते घबराने की जरूरत नहीं है। ये गलत बात है। 60% रिकवरी हुआ है, रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ 3% है, और डेथ अराउंड 3% है, तो घबराना, वर्ल्ड का एवरेज थोड़ा ज्यादा है, तो वी आर बेटर ऑफ। दुनिया भर की नजरें थी इंडिया पे। अब इंडिया पे फाइनली केसेस स्वेल हो रहे हैं, तो इसीलिए कई सारे स्टेट्स ने रीलॉकिंग, थोड़े से स्ट्रिक्टर रूल्स इन्फोर्समेंट, इन सब की ध्यान रखने की शुरुआत करी है। मुंबई में भी इस सोमवार को से थोड़े से और स्ट्रिक्टर पुलिस एक्शंस थे। नाकाबंदी शुरू हुई थी, सबसे रोक रोक के पूछा जा रहा था। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस या फोटोग्राफ्स, किस तरह का पाइला हो रहा था ट्रैफिक का, क्योंकि पुलिस ने स्ट्रिक्टर मेजर्स तब कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों निकलें,
अदरवाइज किसी काम से आसपास ही शॉपिंग करनी ग्रोसरी की तो सिर्फ 2 किलोमीटर तक के अलाउड है। उसके बियॉन्ड सिर्फ आपके ऑफिस के लिए आईडी के साथ आप जा सकते हैं। लेजर एक्टिविटी के लिए आप बाहर नहीं निकल सकते, दूर नहीं जा सकते घरों से। तो वो सब इन्फोर्समेंट चल रहा है, इसीलिए चल रहा है क्योंकि दिक्कतें थोड़ी सी एस्केलेट होती हुई। लेकिन चलिए मार्केट्स का एक जरा चेक लीजिए डॉक्टर साहब, जरा स्क्रीन पे निफ्टी सेंसेक्स लेकर आइए। अच्छा तगड़ा मोमेंटम है आज। आज है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, थर्सडे है, और कल हमने एक्सपायरी से पहले पेनल्टीमेट सेशन जो होता है ना, D-1 का ट्रेडिंग सेशन, अच्छा उछाल देखा था भारतीय बाजारों में, 1.25% की मजबूती, और आज भी 1.25% से ज्यादा के उछाल के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। तो बैक टू बैक दूसरा दिन है तगड़ी स्ट्रेंथ का, और 10,560, 10,500, तो 10,500, 10,530, 10,550, ये वो लेवल जो टेक्निकल एनालिस्ट सुझा रहे थे 10,550 के इवेंचुअल टारगेट्स होंगे। अब उन लेवल्स के आसपास थोड़े से ठंडे हुए थे, और अब देखिए आसानी से 10,565 के जोन्स पे भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। तो उन लेवल्स के बियॉन्ड अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हम अभी तक लग रहा है मूव कर रहे हैं, और तमाम हेवीवेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, ये वो तरह के स्टॉक्स हैं, HDFC लिमिटेड, ये हेवीवेट्स ने कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारतीय बाजारों की आज की रैली, आज के मोमेंटम में। निफ्टी बैंक एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, जबकि आज निफ्टी बैंक उस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं है, इनफैक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है तमाम इंपॉर्टेंट बेंचमार्क्स को, निफ्टी सेंसेक्स को। देखिए निफ्टी 1.25% मैंने ऊपर कहा था, निफ्टी बैंक 0.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जो स्टॉक्स लिए थे मैंने नाम, वो हेवीवेट्स के दम पर हम देख रहे हैं अच्छी रैली। निफ्टी बैंक बैकफुट पे होने के बावजूद अच्छी स्ट्रेंथ के साथ भारतीय बाजार चल रहे हैं। प्रकाश सर, ऐसे में करना क्या है? ये नॉर्थवर्ड जर्नी तो बड़ी स्ट्रांग देखने को मिली, ये 2 दिन ने तो बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज करा है। आप एक तो पहले एक्सपायरी तक के लिए कोई ट्रेड ले रहे हो आप, उसके बाद मैं आगे का आउटलुक पे बातचीत करूंगा। 3.5 तक निफ्टी बैंक पे कोई ट्रेड है या आज का काम हो गया? देखिए ऐसा है कि निफ्टी जो है ना, इसमें तो अच्छा आपको मिला, लेकिन बैंक निफ्टी उतनी तेजी से नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो ट्रेड लेना चाहिए मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये वो डाइवर्जन है, दोनों में तालमेल नहीं है। मुझे दोनों में तालमेल अच्छा लगा, जब दोनों ऊपर हो या दोनों नीचे हो, वैसा वो नजर नहीं आ रहा। तो इसलिए ट्रेड मेरे ख्याल से निफ्टी में तो थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, थोड़ा डिप आए तो लेना चाहिए, नहीं तो अवॉइड कर ले। बैंक निफ्टी में तो मेरे ख्याल से अब तक थोड़ी वीकनेस है, तेजी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो अवॉइड कर लूंगा। जरूरी नहीं, मेरे कटपटी पर किसी ने भी बंदूक नहीं रखी कि बोला कि ट्रेड लो, इसलिए मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो अब ये कंपल्सिव ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है कि हर हमेशा कोई ट्रेड ढूंढते रहे निफ्टी बैंक पे। इस समय वो ट्रेड एटलीस्ट क्लोजिंग तक का नजर नहीं आ रहा है, छोड़ दिया जाए इस समय निफ्टी बैंक में ट्रेड। लेकिन प्रकाश सर, डायरेक्शनली आप लोग क्या अप्रोच ले रहे हो? क्योंकि वो 10,550 तक के टारगेट्स, अब उसके बियॉन्ड निफ्टी इस समय स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कुछ मूड वूड बदला है चार्ट्स को देखकर? वो अब की बार 11,000 की तैयारी हो रही है क्या? ये थोड़ा मुझे लगता है ना, वो पहले वो कुछ स्लोगन होता था किसी का, पता नहीं, अब की बार आपने बोला ना, वो ध्यान आ गया। आपको ऐसा नहीं है, पता बोलना नहीं अच्छा लगता। देखिए ऐसा है कि अगर कल फ्राइडे को शाम तक 10,551 के ऊपर अगर क्लोज मिलता है, तो आप मान के चलिए कि 11,000 देखने को मिलेगा आते दिन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 10,551, उसके ऊपर क्लोज मिल जाता है तो मतलब फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जाएगा वो करीब 11,000 के आसपास। तो बस इंतजार करना है फ्राइडे। ठीक है, अब तक तो ठीक ही नजर आता है, सब कुछ ठीक ही नजर आता है। 4 महीनों के हाईज के आसपास भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। अब एक्सपायरी का मूव अवेटेड होगा, देखते हैं। अभी तक तो स्ट्रेंथ नजर आ रही है, अच्छा मोमेंटम है। अब देखते हैं एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स, वीकली एक्सपायरी से पहले किस तरह के मूव्स आते हैं। 1:30 बजे का फैक्टर होता है, फिर वो कभी प्ले आउट नहीं होता, तो 2:30 फैक्टर तो जनरली प्ले आउट करते ही करता है। देखता हूं मैं इस समय मूव आएगा, तो मैं स्क्रीन पे पैनी नजर रखा हुआ। प्रकाश सर, 2 स्टॉक्स पे क्विकली चेक दे दीजिए। एक्सिस बैंक 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग, थोड़ा सा इसीलिए वो प्रेशर में आया था। वो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएगा डायरेक्टर साहब, तो वो स्टॉक एक्सिस बैंक में हमने देखा थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ। दूसरा, टाटा पावर की जैसी फंड रेजिंग की खबर आई, टाटा स्टील में बड़ा तगड़ा आपने नोटिस करा होगा उछाल आता हुआ, वो स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइएगा। इन दोनों स्टॉक्स को मार्क करना चाहता था प्रकाश सर, इन पे कोई कॉल? एक्सिस बैंक में थोड़ा साइडवेज मूव है, कल का मूव अच्छा था, अब मुझे लगता है 1-2 दिन साइडवेज हो सकता है। एक बार 450 पार कर ले एक्सिस बैंक तो अच्छी तेजी आ सकती है। रही बात टाटा पावर की, यहाँ पर तेजी है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और मुझे लगता है ये बेस बना हुआ है 45 के आसपास। उसके बाद जो मूव मिला है बढ़िया है, 55 के करीब चला जाएगा, 55-60 भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि टाटा पावर में मौका मिले तो खरीदारी का मौका है, स्टॉप होना चाहिए 45 का, डिप्स एडवांटेज है खरीदने के लिए।
अच्छा, टाटा पावर में खरीदा है, ठीक है। चलिए प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए आज। हुआ तो कल आप, मैं फोन करूंगा सुबह, हुआ तो जी। कल 1:30 बजे आपकी, जब आप जुड़ते हो तो एक बार वो चार्ट पे चेक डन, किया डन। जाए, वो कोरोना वाली, ठीक है सर। डन, डन। आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा सर जुड़ते हुए। शर्मा सर, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। अच्छा, शर्मा सर से बातचीत की शुरुआत करूं, पहले जरा वो टीजर प्ले आउट करिएगा जो सीएनबीसी आवाज ने लगातार इस स्टॉक के साथ बने रहे हम लोग, और जो पहली खबर लक्ष्मण रॉय ने दी थी तब से देखिए स्टॉक का कैसा कायाकल्प हुआ है। बहुत ही बढ़िया बैंक ने नतीजे पेश किए थे, तब भी मैं आपसे कह रहा था इसको कोई नहीं छूना चाहता, और आप याद करिए उस दिन भी 20% का अपर सर्किट लगा था और अगले दिन भी भागता हुआ ये शेयर नजर आया था। इसको आप लेकर कुछ दिन तक जरूर रखिएगा तो आपका अच्छा पैसा बनेगा, तो ये अगले कुछ दिनों तक फ्री रह सकता है। आईडीबीआई बैंक पे बहुत बड़ी खबर यह है कि सरकार ने इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने की तरफ कदम बढ़ा लिया है, और इसका कैबिनेट ड्राफ्ट नोट विनिवेश विभाग ने तैयार कर लिया है, और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। तो आप देखिए आज फिर से 5% के नीट गेन, बिना दिमाग लगाए पैसा कमाना है तो देखिए ये स्टॉक है 7 दिन में ये शेयर 33%, लेकिन अगर आप इसका पहले दिन हटा लीजिए तो आप देखेंगे शानदार रैली देखने को मिल रही है। हाँ, और अब डायरेक्टर साहब आज का चार्ट दिखाइए, और एक काम करिए महीने भर का चार्ट दिखाइए। आज 5% के अपर सर्किट पे लॉक, लक्ष्मण की खबर जब आई थी तब से लेकर बैक टू बैक आज जो है 9th डे है, आईडीबीआई बैंक अपर सर्किट पे लॉक्ड है। ये देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, और इन दिनों में, इन 9 दिनों में 51% का मूव आ चुका है। इस तरह का गजब का मोमेंटम, इस तरह की गजब की रैली स्टॉक में देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच सर से बातचीत करूं उससे पहले, कॉपर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएगी सरकार। तो ये इंपोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम आसान शब्दों में शायद मेरे हिसाब से होगा कि कहां से वाकई वो इंपोर्ट हो रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट्स पे हमने अगर एडिशनल टैरिफ्स इंपोज करी हैं तो किसी वायर रूट से तो वो इंपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये सब अब वो ग्रिप में लाने के लिए, इकोनॉमिक इंपैक्ट डालने पे चाइना पे, अगर वहां से डंपिंग वगैरह हो रही है तो मुझे लगता है उसकी क्लोजली मॉनिटरिंग करने की तैयारी हो रही है। खैर, इस खबर पर जैसी और डेवलपमेंट्स आएंगे मैं आपके लिए अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन मैं आप शर्मा सर के पास जा रहा हूं, काफी देर हो गई शर्मा सर को टीज कर रहा हूं, उनसे बातचीत हो नहीं पा रही। शर्मा सर, मेरे ख्याल से बजट में इसका ऐलान हुआ था कि सरकार कुछ फर्दर और डाइवेस्टमेंट करने के मूड में अपनी हिस्सेदारी, पहले एलआईसी ने 2017 में लिया था कुछ स्टेक, और अब फर्दर स्टेक रिडक्शन की तैयारी है, और पिकअप करा जा रहा है कि शायद वो अब प्रक्रिया और तूल पकड़ रही है। कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। आप लोग तो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हैं सर, इन दोनों है क्या, कुछ पता क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है? नहीं, ये जो जहां तक डाइवर्समेंट का सवाल है, हाँ। ये तो जो भी डिसीजन है और जो भी कार्यवाही की जाएगी, तो जो केंद्रीय शासन है, हाँ। उसके जो दीपम डिपार्टमेंट है, हाँ। वो लोग इसका डाइवर्समेंट का काम करते हैं। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट सरकार का है, उनको कब डाइवर्स करना है, कब करना है, कितने प्राइस पे करना है, ये जो भी निर्णय लिया जाएगा सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। तो इसमें हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, तो बिल्कुल ठीक बात है। बस और इतना ही लक्ष्मण जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत पैनी नजर रखते हैं, आप लोग जानते हैं, लक्ष्मण ने डिटेल लेकर आए थे कि वो प्रक्रिया जो है, वो प्रोसेस जो है, वो तूल पकड़ रहा है, और कैबिनेट नोट ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसीलिए आप देख रहे हैं 9 दिनों से लगातार बैक टू बैक अपर सर्किट पे ये स्टॉक लॉक्ड नजर आएगा। अब तो आपके एलआईसी का स्टेक 51% है, कंट्रोलिंग स्टेक उनके पास है। उनसे तो बातचीत होती रहती होगी एमडीसीओ के तौर पे आपकी, वो इच्छुक है क्या फर्दर स्टेक और एक्वायर करने के लिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग सरकार से? नहीं, उसमें देखिए क्या है कि एलआईसी को जो 51% स्टेक उन्होंने लिया है, हाँ। उनका रेगुलेटर है आईआरडीए, हाँ। और हमारे जो रेगुलेटर हैं भारतीय रिजर्व बैंक, उन्होंने 51% का स्टेक लेने के लिए एलआईसी को परमिशन दिया था। हाँ। तो वो 51% पे ही उनको स्टेक रखना है, और जो फर्दर जो डायरेक्शन थी कि भाई अगले 12 वर्ष में उनको 40% कम लाना है, तो अभी तो वो 51% ही स्टेक रखने का उनका इरादा है। बट अब ये कौन डाइवर्स करता है, ये अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि इसका निर्णय जो है सरकार द्वारा लिया जाएगा। जो भी इन्वेस्टर इस पे बैंक में इंटरेस्टेड रहेगा वो लेगा। हमारा जो फोकस है, हम जो कहना चाहेंगे कि हमारा जो फोकस है वो ये है कि बैंक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाए। हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हमारी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, हमारे लोन लेंडिंग पॉलिसी, रीअलाइनमेंट, सो उसका फोकस मेरा है, और उसी के ऊपर मैं अपना ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो मैंने कहा न्यूज पे गए तो मैंने कहा उससे बातचीत की शुरुआत की जाए। मैं तो उस पे आऊंगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आपके। ये बताएं, एलआईसी के कंट्रोलिंग स्टेक लेने के बाद कितना फर्क पड़ा है कामकाज के तरीके में, तमाम पैरामीटर्स में? ज्यादा
आपको फ्री हैंड मिला है क्या कामकाज करने के लिए? कुछ फर्क पड़ा है क्या धंधे में प्रमोटर बदलने से, कंट्रोलिंग स्टेक एलआईसी के पास जाने पे? ना एक पे आपको मतलब फिर से एक स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे पहले गवर्नमेंट के पास में हाँ। कंट्रोलिंग स्टेक था हाँ। और 51% बाद में एलआईसी के पास में आया। तो जो भी जैसे क्या होता है कि जो मैनेजमेंट का जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, कार्यवाही होती है, वो टॉप मैनेजमेंट द्वारा देखा जाता है और सब एम्प्लॉइज मिलकर करते हैं। और जहां तक जो गवर्नमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव हमारे बोर्ड पे रहते हैं और एलआईसी के भी अभी 2 रिप्रेजेंटेटिव जो है बोर्ड पे हैं और एलआईसी के जो चेयरमैन है वो हमारे बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। Yes. तो बोर्ड द्वारा ही जो भी निर्देश दिया जाता है उसी हिसाब से बैंक की कार्यवाही चलती है। सो डे टू डे ना तो गवर्नमेंट पहले इंटरफेयर करती थी और ना ही एलआईसी जो है उनका डे टू डे कार्यवाही में कोई इंटरफेरेंस है। हाँ। कार्य रूप रहता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हाँ। बैंक का कार्य, बट वो निर्देश जो है, जो हाँ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, वो जो है बोर्ड निर्धारित करता है। तो बोर्ड ने जो हमारी पॉलिसी बनाई कि भाई हम अपने को हमारा डिपॉजिट पोर्टफोलियो जो है उसको रीअलाइन करें, एडवांसेस पोर्टफोलियो रीअलाइन करें, हमारी पॉलिसीज जो है सुधारें, उसी के हिसाब से बैंक जो है नेचुरली हम डे टू डे में हम जो है कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण, उसके हिसाब हाँ। से आपको जो भी परफॉर्मेंस में सुधार दिख रहा है, हाँ। उन नीतियों के प्रारूप में ही दिखा है। अच्छा, लक्ष्मण की एक्सक्लूसिव के बाद एक खबर और आई आपकी तरफ से कि आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में जो आपका 48% स्टेक है उसमें से हाफ से ज्यादा बेचने की तैयारी, उनके जेवी पार्टनर्स को शायद आप वो ऑफलोड कर रहे हैं। ये जो रकम आ रही है ऑलमोस्ट 595 करोड़ रुपए, इसका इस्तेमाल क्या होगा? और ऐसे ही कुछ और आर्म्स, ऐसे ही कुछ और वर्टिकल्स, ऐसी कुछ और एसेट्स और आइडेंटिफाई करें आपने जहां पे वैल्यू अनलॉक की जा सकती है सर? हाँ, नहीं देखिए, जैसे हमारे पास 48% शेयर था तो हमने पूरी ओपन कार्रवाई की थी कि हम इसको अपना पूरा स्टेक बेचे। पर जो हमने जो कार्रवाई करने के बाद में मालूम पड़ा कि जो वैल्यूएशन हमको मिला है अभी, वो बेटर वैल्यूएशन मिला। तो जो हमारे 3 पार्टनर्स हैं उन्हीं में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और 23% शेयर जो है हमारा जो एजीएस पार्टनर है जिसके पास पहले 26% शेयर थे, वो 23% वो ले रहे हैं और 4% फेडरल बैंक का। बट ये इन दोनों को अपने अपने रेगुलेटर जो भी है उनके रेगुलेटर से परमिशन लेनी पड़ेगी और रेगुलेटर से परमिशन आने के बाद में जो है ये पैसा आएगा 595 करोड़। तो ये इसके आने से तो हमारे तीनों के तीनों पार्टनर्स जो है वही रहेंगे, पर हमारा शेयर 48 से कम होके अब 21% रह जाएगा। और नेचुरली हम इसकी प्रोग्रेस के लिए आगे भी ध्यान रखेंगे ताकि जब भी हम आगे अपना इसमें स्टेक सेल करें तो हमको भी वैल्यूएशन में इंक्रीज मिले। तो नेचुरली हमारा भी ध्यान इस बात पे केंद्रित रहेगा कि इसका वैल्यूएशन बढ़ता रहे। नाउ जहां तक आपका प्रश्न है कि दूसरे क्या है, एक हमने पहले से ही हमारे जो हमारा म्यूचुअल फंड है उसको पहले से ही निर्णय ले लिया गया है बेचने का। वो मुथूट फाइनेंस को 215 करोड़ रुपए में बेचने का निर्णय दिया गया था। उसमें भी हमारे रेगुलेटर्स की परमिशन बाकी है। तो जैसे ही दोनों केसेस में रेगुलेटर्स की परमिशन आती है तो ये पैसा हमारे पास आ जाएगा और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जहां तक यूज का सवाल है, वो तो देखिए बैंक जो है बेसिकली वी आर इन दिस लैंडिंग बिजनेस, तो ये लैंडिंग में और अपने जो भी डे टू डे कार्रवाई रहती है उसमें प्रयोग किया जाएगा। एक प्रश्न आपका और था कि और भी कुछ स्टेक है क्या? अभी हमारे पास में कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं एनएसपीएल, एनएससी और आरसीएल में। तो हालांकि हम बेचने का निर्णय ले चुके हैं, पर इसमें जब भी हमको अच्छी प्राइस मिलेगी, क्योंकि हमको ऐसा कोई वी आर नॉट डेस्परेट, हमको ऐसा नहीं है कि आज ही बेचना है। अच्छा प्राइस मिलेगा तो हम बेच देंगे, नहीं तो हम रखे रहेंगे। तो समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। और ये जो, क्योंकि आपने कहा था पूरा स्टेक इस इंश्योरेंस जेवी में आप बेचना चाहते थे, फॉर द टाइम बिंग पार्शियल स्टेक बेचा है, यानी कि आप फर्दर कंसिडरेशन में है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं रिमेनिंग स्टेक भी ऑफलोड करने के लिए, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। नहीं, अभी तो हम 21% पे कंटिन्यू करेंगे। फिर कभी अभी तो यही निर्णय लिया गया है कि 21% पे हम कंटिन्यू करेंगे। जब उचित समय आएगा तो जैसा भी होगा हम तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे और तो निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, जहां तक नंबर्स की बात है, एक अच्छी खबर तो सबसे पहले जो स्ट्राइक करी थी कि लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट प्रॉफिट क्लॉक हुआ था कई क्वार्टर्स के बाद, लेकिन अभी भी वो एसेट क्वालिटी, वो एसेट में जो स्ट्रेस है बड़ा एलिवेटेड लेवल्स पर है। 27-28% पे ग्रॉस एनपीएस खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है सर, हम एज अ शेयर होल्डर हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, कब तक बुक्स एक्चुअली साफ होती हुई नजर आएंगी, एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कब तक, एक मार्क्ड एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा,
कब कंसिस्टेंट बेसिस पे आईडीबीआई बैंक एक प्रॉफिट क्लॉक करने वाली एंटिटी बनती हुई नजर आएगी? आप लोगों ने कुछ इंटरनल बेंचमार्क्स को बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करके रखे होंगे सर। नहीं, देखिए इसमें जैसा क्या है कि दो चीजें रहती है, आप जानते ही हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। हाँ, तो जो ग्रॉस एनपीए है वो हमारा 27%, जैसा आपने ठीक कहा कि 27% है, बट आपको ग्रॉस एनपीए की बजाय नेट एनपीए देखना चाहिए। जो हमारा नेट एनपीए पिछले साल सितंबर 2018 में करीब 4.2 2018 से में करीब अच्छा। 18% था। हाँ। अब वो कम होकर ग्रेजुअली 4.19% आ गया है। हम्म। तो इसमें पार्शियली तो रिकवरी होती है। इस साल भी हमारे 2019-20 में करीब टोटल मिला के 10,000 करोड़ की रिकवरी थी, जिसमें 6,500 करोड़ की रिकवरी खाली प्रिंसिपल में आई, कुछ इंटरेस्ट में जाती है, कुछ प्रॉफिट में जाए। टोटल करीब 9,500 करोड़ की रिकवरी हुई हमारी। और ये जो है, जो नेट एनपीए है वो प्रोविजन हाई करके हमारा, तो अभी प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है हमारी वो करीब 93.7% है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि हमको खाली जो है हाँ। हमारा 6.5%, करीब 6.3% जो ठीक। लोन है हाँ। वही अनकवर्ड है। तो जब हाँ। जब हमारी रिकवरी होती है, रिकवरी तो नेचुरली एवरेज रिकवरी तो ज्यादा आती है, हाँ। तो वो प्रॉफिट में एड बैक होता चला जाता है। तो ये एक फ्यूचर के लिए एक अच्छी ठीक निशानी है कि जब भी रिकवरी होती हाँ। जाएगी, और हमारे पूरे हाँ। प्रयास जो है हाँ। इस पे है कि रिकवरी की जाए। जहां तक ग्रॉस ओके। एनपीए का सवाल है, उसमें देखिए 27% है, लेकिन करीब हमारे 36,000 करोड़ ऐसे लोन है जो हाँ। फुल्ली प्रोवाइडेड है। चाहे तो हम टेक्निकल हाँ, वो राइट मैं ऑफ देख भी रहा सकते हैं था। उसको। जो आपके प्रोविजन कवरेज है वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है मेरे ख्याल से, 93-94% के आसपास है ना, पीसीआर है इस बैंक का। ठीक है राकेश शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत ज्यादा कमी है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आईडीबीआई बैंक, जो बैंक बैक टू बैक अपर सर्किट्स क्लॉक कर रहा है, इस बैंक पे फंडामेंटल कॉल क्या है वो लेकर आऊंगा।